हेलो एवरीवन। आज के वीडियोज में हम लोग लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो म्यूनिसिपैलिटीज का है, जैसा कि हम लोगों ने पंचायती राज कर लिया, हम लोग लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज पढ़ते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ते हैं। तो आज हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज को करेंगे, जिसे नगर निगम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके साथ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज आती कब है, उसका इतिहास में कहाँ कहाँ जिक्र होता है, वो कवर करेंगे। इसकी विशेषताएं देखेंगे, उसमें ये देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। जैसे कहीं कहीं देखेंगे 3 प्रकार का है। उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, वहाँ पे सिर्फ एक ही नगर निगम पाया जाता है। जैसे गोवा है तो वहाँ 2 स्तर पे देखा जाएगा, नगर निगम मिलेगा, उसके साथ में नगर पालिका मिलेगा, और उसके साथ में आपको वहाँ पे नगर परिषद मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। उसके साथ में हम लोग इसकी संरचना देखेंगे, रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, टर्म क्या है, जैसे हम लोगों ने पंचायती राज में किया था वो सारी चीज़ें वैसे करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम लोग उसको देखेंगे। जिला योजना समिति, छावनी परिषद, जिसे हम लोग कैंटोनमेंट काउंसिल के रूप में देखते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। उसके साथ में इसमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का क्या वो है, उसको कवर करेंगे। इसमें जो सहकारी समितियां हैं, जो कि 97th अमेंडमेंट के द्वारा अलग से जोड़ा गया था पार्ट 9B में, तो उसको हम लोग इसी के साथ में कवर कर लेंगे। क्योंकि हम लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो एक अलग से चैप्टर ही है, तो हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि आज आपको पता होगा, ये तो कंटेंट आज शाम को ही अपलोड हो जाना था 4:30 बजे। एक्चुअली कंटेंट जो है प्रिपेयर हो गया था 12 बजे के आसपास, लेकिन जैसा कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फाइनल जीतते हैं तो आप लोगों के साथ में सेलिब्रेशन के साथ में आज का लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रात के कोई 2 बज रहे हैं, तो जैसा कि आज हम लोग फाइनल मैच हार गए वर्ल्ड कप का, तो इसमें मैंने सोचा कि ठीक है मॉर्निंग कर लेंगे। लेकिन ये रात के कोई 2 बज रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत आप लोगों से बात कर लिया जाएगा और क्लास भी हो जाएगा, जिससे आप लोग कल इसको देख सकें। तो अच्छा, आप लोग ये बताइएगा, जैसे आज आप लोगों ने वर्ल्ड कप देखा, मैंने भी देखा, आप लोग इससे अपने एग्ज़ाम के लिए या अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इससे जोड़ सकते हैं, या कहें कि इसकी गलतियों से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, जब से मैं लेटा हूँ तब से वो सब चीज़ें माइंड में चल रही थी। कहीं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, कहीं लोगों को सुन रहा हूँ, तो इसमें देखेंगे 3-4 चीज़ें जो मैं निकाल पाया हूँ। पहली है, जैसे जब आप यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि आप प्री निकाले, मेंस निकाले, हो सकता है कि इंटरव्यू में वहाँ से छट गए, ठीक है। लेकिन लोग क्या आपका ओवरऑल क्या देखते हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखेंगे, हम लोग कंटिन्यू 10 मैच जीते, लेकिन फाइनल हम लोग हार गए। तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो अभी तक का एक जीत का सिलसिला जारी था, या हम लोग उसको एक ये समझ रहे थे कि हम लोग एकदम कोई भी मैच हो हम लोग जीत जाएंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया है, क्या साउथ अफ्रीका है, लेकिन फाइनल हारते ही जितना जीतने का मज़ा था सब फीका पड़ गया। तो ऐसे हमारे एग्जाम में होता है। तो लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आप प्री निकाले हो, मेंस निकाले हो, या इंटरव्यू तक पहुँचे हो, डजेंट मैटर। उनके लिए क्या मैटर करता है, फाइनल सिलेक्शन। जब आपको यूनिफॉर्म मिल जाती है, या आपको जैसे मनचाहा जो भी कैडर है वो मिल जाता है, तो वहाँ पर देखते हैं। तो पहली चीज़, जीत या हार क्या है, टेम्परेरी है, ठीक है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे उतरे बिना आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। जैसा कि टीम इंडिया ने नो डाउट कि अपना उन्होंने बेस्ट दिया। दूसरी कि जैसे उसमें हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे कुछ लोग हैं कि जैसे अभी तक तो तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे थे, कुछ लोग हैं कि अब उनको एज अ लूजर साबित कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनसे उस पर उनका कोई फ़र्क पड़ेगा? उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ी देर सोचेंगे, फिर वो लोग अपना अलग अलग चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उस टीम को भी सोचने की नीड है कि आखिर हम हारे क्यों। इसके पहले जैसे आप लोग, जैसे मैंने आज ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग से, बॉलिंग से, इवन बैटिंग से, जैसे बैटिंग में तो हेड ने ही सारा कमाल कर दिया, लेकिन उसके पहले देखें जो फील्डिंग बॉलिंग जहाँ पे गेंद जा रही है, किस हिसाब से लोग फील्डिंग कर रहे हैं, एकदम वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। वो चीज़ हमारी टीम में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी दिखी कि चौके अपने आप चले जा रहे हैं, कहीं कहीं कैच छूट जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करो, इसको एज ए प्रैक्टिस के रूप में लो। हो सकता है कभी कभी जब हम
जीत का सिलसिला जारी रहता है, हो सकता है कोई छोटे मोटे एक आध एग्जाम निकाल दिए तो हमारे अंदर ये घमंड आ जाता है एक प्रकार का। मैं नहीं कह रहा कि टीम इंडिया के अंदर घमंड आया होगा, लेकिन मे भी तो जैसे कोई 10 मैच लगातार जीत रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, थोड़ा बहुत तो फीलिंग आ ही जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन का जो चीज़ होती है, टीम लीडरशिप का जो चीज़ दिखता है, आज के मैच में वो थोड़ा कम ही दिखा। तो हो सकता है कि ये लोग जब जीत कंटिन्यू जारी रहती है तो कहीं ना कहीं लोग फिर अभ्यास करना या उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जो सोचना चाहते हों, जो ऑस्ट्रेलिया में दिखी वो अपनी टीम में नहीं दिखी। तो इन सब चीज़ों को आप लोग करिएगा। आप लोग क्या चीज़ इससे निकाल पाए आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक तीसरी चीज़ जो मैंने निकाली थी ये कि जैसे अगर हम इसको एग्ज़ाम की तरफ ले, और जैसे आप लोगों के मम्मी पापा हैं, पूरी की पूरी समझो कि एक मम्मी पापा, रिलेटिव एंड अदर लोग, ठीक, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब समझो कि हमारा एक मैच चल रहा है, गेम चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट को ही लेते हैं, तो लास्ट में जब हम, जैसे आज जो फीलिंग मुझे आ रही है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि थोड़ा शेयर करूँगा। थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे हर्ट ब्रोक हो गया हो, हर्ट ब्रोकन वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा बहुत रोना, मतलब कि आंसू तो मुझे नहीं आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी वो वाली फीलिंग आई। तो कभी कभी यही सेम फीलिंग जब हम अपने लक्ष्य में जो चीज़ हम टारगेट फिक्स किए हैं, दिल्ली, इलाहाबाद या अलग अलग सिटीज़ में रह के प्रिपरेशन करते हैं, लास्ट में जब हमारी कुछ गलतियों की वजह से जब हम खुद फेल हो जाते हैं, सेम यही चीज़ हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव या आसपास के लोग फील करते हैं, ठीक है। तो हमको अपने एग्ज़ाम पे भी, अब जैसे मैच तो हो गया, अब अगले 3-4 महीने में आप लोग देखेंगे कुछ लोगों का आरओ का एग्ज़ाम होगा, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग भी आज की जो फीलिंग है इसको बचा के रखिए। सेम यही फीलिंग आपको उस टाइम पे होगी या फिर आपकी फैमिली को होगी अगर कुछ हुआ तो। इसलिए अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट से बेस्ट जितना हो पाए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जैसा कि अब हम लोग लगभग 90% पॉलिटी हम लोग कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम लोग एक एक करके जो भी कुछ लेक्चर्स हैं अगले 4-6 लेक्चर्स में पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की, नगर निगम की। इसमें देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है। जैसे कि मैंने बताया, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को बांटना चाहें हम लोग बांटते हैं पंचायती राज में, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ में। अब पंचायती राज हम लोगों ने देख लिया, म्यूनिसिपैलिटीज़ का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे संविधान में कहाँ पे है। जैसा कि जो पार्ट 9B है, पार्ट 9B में इसका जिक्र है। फिर आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 243 से लेके 243 तक है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा था ओ तक, जैसे हम लोगों ने बोला था कि जैसे प्रधान गांव के होते हैं तो उनको ओ प्रधान करके बुला सकते हैं, तो ओ से लेके कहाँ तक। लेकिन जो कोऑपरेटिव वाले हैं ओ तक तो वो हो गया, पी से लेके कहाँ तक, ZG तक, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जैसे जो मेयर होते हैं उनको वो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, तो हमारे गांव से बिलोंग भी नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग ओ जी करके बोलते हैं, तो जी से याद रखना, जी, ठीक है। तो कहाँ से है ये जो है 243 पी से 243 ZG तक। इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट है 9B, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया, थोड़ा इसका देखते हैं कैसे इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक्चुअली बात है राजीव गांधी सरकार ने सबसे पहले प्रयास किया था 1989 में। तो वहाँ पे हुआ ये कि लोकसभा से तो पारित हो गया, राज्यसभा में गया, वहाँ से फिर पारित नहीं हो पाता है तो अपने आप वो समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद VP सिंह आते हैं 1990 में, वो थोड़ा प्रयास करते हैं लेकिन उनकी सरकार गिरने की वजह से फिर ये लैप्स हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जो नरसिम्हा राव हैं, नरसिम्हा राव के टाइम पे ही पंचायती राज का भी पारित होता है और उन्हीं के टाइम पे म्यूनिसिपैलिटीज़ का भी पारित होता है। तो ये तो हो गया कब, PV नरसिम्हा राव के टाइम पे। अमेंडमेंट कौन सा है, 74, और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट कौन था, 73, ठीक है। अब बात करते हैं PV नरसिम्हा राव 74th अमेंडमेंट, और ये लागू कब होता है, 1993 में। इससे रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है, 12। पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा है, 11। सब्जेक्ट कितने हैं इसमें, यानी टोटल विषय कितने हैं, विषय हैं इसमें 18। इससे रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल एक बार पूछ लिया था, आर्टिकल W है। आर्टिकल W में जितने भी 18 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से इनके पावर्स हैं, वो सब किस में है, आर्टिकल W में। अब अगर इन दोनों को एक साथ देखना चाहें तो इसका अगर देखेंगे, अगर पंचायती राज है, ये है म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायती राज कहाँ है, 73rd में। म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ है, 74 में। इसका पार्ट कौन सा है, 9, इसका है 9B। इसका देखेंगे आर्टिकल कहाँ तक है, आर्टिकल
243 से ओ तक है। इसका कहाँ से है 243 ओ से कहाँ तक, ओ नहीं पी से जेड जी तक। अगर इसका देखेंगे 11 शेड्यूल, इसका कौन सा है 12वां। अगर इसका देखेंगे टोटल इसमें कितने सब्जेक्ट हैं 29, इसमें कितने हैं 18। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप इसको जो है बार बार याद रखिएगा, इसमें जो है एक आध आराम से पूछ लेता है। ठीक, अब बात करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो ये पिछली बार यूपी पीसीएस में एग्जाम पूछ रहे डायरेक्ट की सबसे पहले नगर पालिका का गठन कहाँ पे किया जाता है, तो 1688 में मद्रास में किया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार जो है डायरेक्ट पूछ लिया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद 1726 में कोलकाता और मुंबई में इसकी स्थापना होती है। अगर 1870 में देखें, जैसा कि इसके पहले भी मैंने जिक्र किया था पंचायती राज में, 1870 में जो फिनांस को लेके एक अलग से जो है फिनांस डिसेंट्रलाइजेशन का लेके आते हैं कि अलग से कुछ प्रावधान करते हैं जो लोकल बॉडीज हैं उनके लिए। ठीक, लेकिन अगर देखेंगे जो 1882 है उसमें देखेंगे कि जो रिपन है 1882 में, तो रिपन है वायसराय, तो उन्होंने जो है स्थानीय प्रशासन के लिए एक प्रस्ताव लेके आते हैं। इसलिए जो है, और जो लोकल गवर्नमेंट है इनके लिए ये स्पेशली काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है स्थानीय प्रशासन का पिता बोला जाता है। आर्टिकल इसके बाद 1919 में देखें, 1919 में इसको जो है जैसे मैंने बोला था उस समय प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था, जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, तो उसमें जो है इसको एक हस्तांतरित विषय था, एक आरक्षित विषय था। हस्तांतरित विषय जो प्रांत में थे उनको, और आरक्षित विषय जो गवर्नर थे वो अपने पास में उसको आरक्षित रूप में रखा था, समझो रिजर्व रूप में। ठीक है, तो हस्तांतरित विषय में इसको शामिल किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस समय इसको किस में शामिल किया गया था। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो उसमें जो है इसको प्रांतीय विषय में लागू किया गया था। जैसे इसमें देखेंगे कि प्रांतीय विषय में उस समय जो है जो स्टेट पे द्वैध शासन था उसको हटा के केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगाया गया था, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें जो है एक 1924 में जो है जो छावनी परिषद के लिए है उनके लिए एक कंटेनमेंट एक्ट लेके आया गया था। तो उसके लिए समझो जहाँ पे सेना के लिए जो है एक छावनी बना दी जाती है, छावनी आप लोग सुने होंगे, तो उसी के लिए अलग से जो है वहाँ की शासन प्रशासन चलाने के लिए छावनी परिषद का गठन किया जाता है, जो कि आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो जो जैसे हम लोगों ने पंचायती राज में देखा था कि पंचायती राज 3 प्रकार की हैं। ठीक है, मतलब 3 लेवल पे काम करते हैं। सेम उसी तरीके से 3 लेवल पर ये भी काम करती है। सबसे नीचे अगर इसको देखेंगे, इस फिगर को थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, इसको जो है सीधा कर लेते हैं, या ऐसे समझो, एक मिनट, इसको थोड़ा उल्टा करके देख लेना। सबसे नीचे कौन सा है, अगर इसको देखेंगे ये जो है सबसे नीचे है। ठीक, इसको उल्टा करके ले लेना, ये दूसरे नंबर पे रहेगा, और इसको जो है सबसे ऊपर कर देना। तो सबसे नीचे कौन सा है नगर पंचायत, बीच में है नगर पालिका परिषद, और उसके ऊपर देखेंगे तो नगर पालिका निगम है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जो नगर पंचायत है वो जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, जिसको हम संक्रमणकालीन क्षेत्र बोल देते हैं या संक्रमणशील क्षेत्र बोल देते हैं, जो ट्रांजिशनल मतलब ट्रांजिशन का मतलब ऐसे समझो जो गांव से शहर में बदल रहा हो, तो ऐसे। ठीक है, तो वो हो गया। ऐसे पूछेगा संक्रमणकालीन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो वो जो है नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे होता है नगर पालिका परिषद, ये जो है जहाँ पे छोटे छोटे शहर होते हैं वहाँ पे नगर पालिका परिषद बना दी जाती है। उसके बाद जो नगर पालिका निगम है, जिसे नगर निगम के रूप में आप लोग जानते हैं, जहाँ पे आप लोग जैसे महापौर, मेयर ये सब सुनते हैं, तो मेयर को ही महापौर बोलते हैं। तो ये बड़े शहरों में होते हैं। ठीक है, लगभग जहाँ पे 10 लाख से अधिक की आबादी होती है वो महानगर में शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे किसका गठन होता है नगर निगम का। लेकिन इसको बनाने का जो आधार है, गवर्नर जो इसको तय करता है, वो है जैसे वहाँ की पॉपुलेशन को देखा जाएगा, वहाँ पे कितनी जनसंख्या रह रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितनी पॉपुलेशन रह रही है। उसके साथ में देखेंगे वहाँ से रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये भी देखेंगे वहाँ पे। इसके बाद देखेंगे कि जो नॉन एग्रीकल्चर में कितने लोग शामिल हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर को माना जाता है कि ये गांव में मैक्सिमम होती है, शहरों में कम होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेकंड जो है उद्योग जो है उनको बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा जाता है कि वहाँ पे कितनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वही देखा जाएगा कि जो
जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर है, इन सब का कितना कितना योगदान है तो उसको देखेंगे। बात करते हैं कि यहाँ पे फिर गवर्नर के हिसाब से भी देखा जाता है, गवर्नर अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकता है किसके आधार पर इसको घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कहीं कहीं जैसे उद्योग सबसे ज़्यादा, जैसे जमशेदपुर को ले लो, राइट, टाटा को देख रहे हैं तो वहाँ पे जमशेदपुर हो गया। तो इन सबको जो है, जैसे जो उद्योगों के जहाँ पे औद्योगिक प्रतिष्ठान बड़ी मात्रा में है, वहाँ पे सिर्फ उसके लिए जो है एक आबादी बसा दी जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। तो वहाँ पे जो है उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसको कौन बनाता है? गवर्नर ही बनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम लोग उसका वो देख लिया। बात करते हैं विशेषताओं में, अगला संरचना की बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो सभी सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है उस नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं उनके द्वारा होता है। इसमें अध्यक्ष का देखेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिस अकॉर्डिंग डिसाइड करे। जैसे हम लोग पंचायती राज में देखे थे तो वहाँ पे जो सदस्यों का चुनाव हो रहा है डायरेक्ट हो रहा है। जो ग्राम पंचायत के लेवल के जो अध्यक्ष हैं जैसे प्रधान, उनका भी डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो देखेंगे जो ब्लॉक लेवल पे होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ के अध्यक्ष का क्या होता है? नॉमिनेशन कर दिया जाता है, कि यानी कि जो सिलेक्टेड मेंबर हैं वही अपने में से चुन लेते हैं। तो ये सब डिसाइड कौन करता है? ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है हर एक स्टेट की। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें अदर पर्सन की भी नियुक्ति होती है, यानी कि जैसे जो ज्ञानी है, अनुभवी हैं, जैसे हम लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखा था ना, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है तो वहाँ पे देखा था कि जो विद्वान है उससे रिलेटेड, ठीक है, जिसको डिस्टिंग्विश जूरिस्ट के रूप में देखा जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सेम यहाँ पे भी जो अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, उनको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो नगर पालिका का जो भी वो है सभा, उसमें लेकिन उनको वोट करने की राइट नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा कि उनको जो है वोटिंग की राइट नहीं होगी। इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर आ सकते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि वार्ड समिति क्या होती है। तो वार्ड समिति ऐसे जो नगर पालिका क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन 3 लाख से अधिक की है, तो वहाँ पे समितियाँ बनाई जाती हैं, वार्ड समिति, या कहें कि जैसे नगर निगम है। अब इसको छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है। जैसे आप लोग अपने यहाँ छोटे छोटे, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे होंगे या फिर इलाहाबाद में या फिर मुंबई में, तो वहाँ पे बहुत सारे वार्ड बटे होंगे, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, ठीक है। तो इन्हीं सब को मिला के तो क्या होते हैं? नगर निगम तब वो बनते हैं। तो वार्ड समितियाँ ऐसे याद रखना, जहाँ पे ऐसे नगर पालिका जहाँ पे 3 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है, वहाँ पे इसकी गठन की जाएगी वार्ड समिति की। बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो इससे रिलेटेड अगर आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243T। आप लोगों को ट्रिक याद होगा ना, जैसे मैंने बोला था कि जो पंचायती राज है उसका क्या है? D, इसका क्या है? T, और C को अपने आप जोड़ लो। ठीक, तो DTC, जैसे दिल्ली में है DTC की बसें चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो DTC की बसें हैं वहाँ पे वुमेन का रिजर्वेशन है। ठीक, अब वुमेन का रिजर्वेशन, इस रिजर्वेशन को वहाँ से लिंक कर लो, DTC। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि SC ST अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। एक्चुअली इसको इस हिसाब से देखते हैं कि SC ST की पॉपुलेशन कितनी है और उस नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो दोनों का रेशियो निकाल के तो जो है रिजर्वेशन को लाया जाता है। इसमें जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो भी 1/3 है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इससे अगर ज़्यादा करना है तो कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर देखें जो 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था किसी PCS में कि यहाँ पे SC ST की जो सीटें हैं क्या उस पर भी लागू होगा? हाँ, उस पर भी लागू है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि इनका टर्म कितना है। सेम जैसे हम लोगों ने पंचायती राज में देखा था कि सामान्यतः इनकी जो टर्म है या कार्यकाल वो 5 साल का होता है। लेकिन अगर वहाँ पे 6 महीने से अगर उनका विघटन पहले हो जाए, ठीक, अगर विघटन पहले हो जाता है तो वहाँ पे चुनाव करना जरूरी होता है। कितने टाइम के अंदर? 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर समय ही 6 महीना बचा हो या 6 महीने से कम का बचा हो तो वहाँ पे चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो चुनाव कराना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये PCS में बना है कि अगर वहाँ पे जो चुनाव, जैसे जो अभी है वो मान चलो 4 साल में उसका विघटन हो गया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो नई नगर पालिका या जो भी आएगी, ऐसे पंचायती राज में भी सेम है, जो भी आएगी वो सिर्फ 1 साल के लिए काम करेगी, न कि उसका फिर से 5 साल होगा। यानी कि जो भी होगा वो सिर्फ शेष अवधि के लिए होगा।
ठीक है, तो ये शेष अवधि अपने दिमाग में बैठा के रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि इसमें एज देखेंगे। एज 21 वर्ष है सदस्यों के लिए, और जो चुनाव देने के लिए लोग हैं उनकी 18 वर्ष है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं तो इसके थ्रू फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल ज़्यादा रिजर्वेशन के बारे में पूछ सकता है कोर्ट, और हो सकता है कि आजकल कहाँ से पूछ लें, तो इसलिए 4-5 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उनको देख ही लेते हैं। बात करते हैं कि जैसे पहला है P 243 P, जहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे है डिफिनीसन। तो P से क्या याद रखना, डिफिनीसन क्या बोलते हैं, परिभाषा। ठीक है, तो P से परिभाषा, 243 P में क्या है, परिभाषा है नगर पालिका की। उसके बाद 243 Q में क्या है, गठन है। जैसे मैंने पूछा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका गठन कैसे होता है, थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, तो तुम पूछोगे क्या क्या बताए, क्यों बताऊं, तो क्यों पूछ रहे हो, याद नहीं, क्यों पूछ रहे हो, याद नहीं, तो बहाने ही करोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो Q से गठन है। ठीक, 243 T में क्या है, रिजर्वेशन, DTC। अब आपको रट जाना चाहिए, DTC क्या है, रिजर्वेशन, तो T में क्या है, रिजर्वेशन का। Y से क्या है, फिनांस कमीशन। YI, जैसे 243 I देखे होंगे, वो कहाँ पे, पंचायती राज में, वो किससे रिलेटेड था, वहाँ के फिनांस कमीशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पे 243 Y फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। तो जैसे IY, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम हो रहा है, तो इसका मतलब फिनांस, जैसे पैसा देखने के बाद आई बंद नहीं होती है, मतलब पैसे को लोग घूर के देखते हैं, या कुछ लोगों को नींद नहीं आती, बोला जाता है ना, जिनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है उनको रातों की नींद नहीं आती है। और कुछ वो लोग भी हैं जिनके पास में पैसे नहीं है लेकिन सुकून की नींद सोते हैं। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ मॉर्निंग में रनिंग के लिए, तो देखता हूँ लोग रोड के किनारे आराम से सो रहे हैं। हम लोग रूम के अंदर रह के कभी कभी कोई टेंशन है वो है तो नींद आती ही नहीं है। कुछ लोग जो रिक्शे चलाने वाले, रिक्शे में ही चला के सो जाते हैं। जो जूस बेचने वाले हैं, मैं देखता हूँ कि जहाँ पे वो जूस की दुकान लगाते हैं, देखता हूँ उसी पे अपना कुछ डाल के आराम से सोए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे वाई से आई याद रखना, तो पैसा जिसके पास ज़्यादा, यानी कि फिनांस से जो रिलेटेड होगा, आँख बंद नहीं होगी। ठीक, 243 ZA से याद रखना, इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने पूछा कि अब नगर पालिका से रिलेटेड कुछ चल रहा है, वहाँ पे चुनाव चल रहा है, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, तो तुम बोलोगे कि यार जा रहे हैं ना, जा रहे हैं इलेक्शन के लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो जा रहे हैं कहाँ, इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो वैसे कुछ लोग ज़बरदस्ती भेजा जाता है, क्योंकि आजकल अपने लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं उनका अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना है। ठीक है, मतलब कि 25 साल 30 साल के हो जाते हैं, देश मतलब कि कुछ लोग तो सर्विसेज भी ज्वाइन करने की बात करने लगते हैं, लेकिन उनका वोटर कार्ड नहीं बना रहता है। तो ये भी है, क्योंकि अपने लोग देखेंगे लगभग 60-62% चुनाव अगर पड़ गए तो बहुत हो गया। ठीक, तो ये चीज़ है। 243 ZG की बात करें तो इसमें है कि जो कोर्ट है वहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड मामले नहीं जाएंगे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि वहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, कोई अथॉरिटी बना दी है, किसी ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है, तो वो डील करेगा उसको। ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना। ठीक, तो ZG याद रखना। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे जो ZG से ऐसे याद रखना कि जैसे ZG लास्ट आर्टिकल भी है, और जब कोर्ट की बात आती है, समझो कोर्ट से रिलेटेड कुछ होगा, जब कोर्ट में कोई चीज़ चल रहा होता है तो लोग वहाँ पे कैसे बोलते हैं, जी माय लॉर्ड, जी माय लॉर्ड। तो जी माय लॉर्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा बोला जाता है, कोर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो कोर्ट से याद रखना। इसके बाद बात करते हैं जिला योजना समिति, इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ लिया था तो याद रखना। इसमें जो पंचायत से रिलेटेड है और नगर पालिका से रिलेटेड जो योजना है, उसका संगठन कैसे होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसको लागू कैसे करेंगे, ये सब जो तैयार करता है वो जिला योजना समिति तैयार करती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती है। ठीक, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो विकास योजना जो भी तैयार होगा उसको तैयार करके किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये याद रखना, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं छावनी परिषद। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत जगह, तो हर एक जगह जो है क्या होता है, एक कंटोनमेंट जोन होता है, वो किससे रिलेटेड होता है, आर्मी से। ठीक है, जो हमारी सेना है उससे रिलेटेड होता है। तो ये आया कब था, 2006 के एक्ट के थ्रू आया था। इसमें कौन है, ये किसके अंतर्गत आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के। जैसे टोटल देखेंगे, जैसे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है तो ये 3 मंत्रालयों के अंतर्गत आती ही है। पहला कौन सा है, आवासन मंत्री। ठीक है, जिसे महुआ के रूप में जानते हैं, अर्बन। ठीक है, तो वो क्या होता है कि पहला आवासन से रिलेटेड जो भी है, या नगर निगम से, नगर से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है वो, और दूसरा क्या है,
महुआ जिसे बोलते हैं। दूसरे में आता है डिफेंस मिनिस्ट्री, और तीसरा इसमें आता है गृह मंत्रालय आता है, होम मिनिस्ट्री आता है। वो ऐसे मामले जैसे जहाँ यूटीज में जब लागू होता है, तो यूटीज में लागू करना है तो कौन आएगी, होम मिनिस्ट्री। अब इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे देखेंगे ये सेल्फ जो है बाद में हटा दिया गया था, तो ये क्या है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल, पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, फिर बाद में सेल्फ हटा दिया गया, तो अभी लोकल गवर्नमेंट है, इतना याद रखना। ठीक, तो इसकी अगर देखेंगे इसको बनाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बनाता है आर्टिकल 263 के तहत। ठीक है, 263 किससे रिलेटेड है, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, आर्टिकल 263। अभी हम लोग जब इसके बाद जो चैप्टर हम लोग करेंगे वो SC/FT से रिलेटेड होगा, जो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन ही करेंगे, तो उसमें आर्टिकल 263 फिर से आएगा, तो हम लोग देख लेंगे। बात करते हैं कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, इसका काम ये है कि वो जैसे राज्य और सेंट्रल के बीच में कभी कभी फिनांस से रिलेटेड अगर इनको देना है, या फिर योजनाओं को लागू करना है, या फिर वित्त से रिलेटेड कोई मामला है, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा चाहिए तो इन सब से रिलेटेड इसको बनाया जाता है। इसके लिए जो काउंसिल होती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसमें एक अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है, तो इसके थ्रू ही तो स्टेट का मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें से। ठीक, अब बात करते हैं कि 1958 में जो नगर है ग्रामीण है, ये दोनों साथ साथ चलते थे 1958 तक, मतलब दोनों के लिए ये जो काउंसिल है सेम काम करती थी। लेकिन 1958 के बाद सिर्फ ये नगर के लिए काम करती है, तो इसको बस याद रखना कब अलग हुआ, तो 1958 में। जो इसकी इम्पॉर्टेंट वो है, वो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत, 263 के तहत। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि ये एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है। कई बार ये पूछ लेता है कि ये परामर्शदात्री निकाय है या किस प्रकार की निकाय है, क्या इसके द्वारा जो मामले सुझाए जाते हैं वो जो है कंपलसरी होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, तो ऐसा नहीं है, एक ऐसा है एडवाइजरी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहकारी समितियों से रिलेटेड। तो सहकारी समितियां, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, पहले तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको लाया गया 97th अमेंडमेंट के द्वारा। तो 97th अमेंडमेंट कब आता है, 2011 में, लेकिन इसे लागू कब किया जाता है, 2012 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो पार्ट है, पार्ट 9B है। ठीक, जैसे 9 में हम लोगों ने पढ़ा पंचायती राज, 9A में पढ़ा म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल देखेंगे ZE तक हो गया, तो ZH से लेके ZT तक। ठीक है, जैसे सोसाइटी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो T से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, कहाँ तक जाएगा, ZT तक जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका और कहाँ पे जिक्र है, 97th अमेंडमेंट के द्वारा ही इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट के कहाँ पे, 19(1)C में। C किससे रिलेटेड है, संघ बनाने की जो बात करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग स्पीच, राइट टू स्पीच की बात करते हैं, तो इन सब का जो मुद्दा आता है 19 में। तो 19 में ही जो 19(1) का C है, जिसमें हम लोग ABCD ऐसे करके देखे थे ना फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, आप लोग देख लीजिएगा। तो 19(1)C में जहाँ पे संघ बनाने की बात आती है, तो वहाँ पे इसको जोड़ा गया। अगर DPSP देखें, तो DPSP में जो आर्टिकल 43B है, जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की, फिर उसको पावर देने की, वो किस हिसाब से काम करेगी, इनके लिए जो है बढ़ावा देना किसका काम है, स्टेट का। तो वो जो है DPSP में जोड़ा गया 43B में। तो ये दो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 19(1)C, और DPSP में अगर पूछा तो आर्टिकल 43B। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सा है, 97। तो 97 सहकारी। तो वैसे भी आप देखेंगे जो सहकारी समिति होती है बहुत ज़्यादा सताई जाती हैं, तो 97 तो ऐसे याद रखना, क्योंकि उसमें जो भी लोग रहते हैं गांव के रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो ऐसे। ठीक, अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री गठित की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड मिनिस्ट्री। ठीक है, इसको आपको बताना है कि ये किसके अंतर्गत है, मतलब इसका अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वैसे आप लोग तो बताओगे नहीं,
क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को ये भी नहीं होता है कि आप लोग उनका एटलीस्ट उनको सर्च करें, सर्च करके कमेंट करें। इससे क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछने का ये मतलब नहीं होता है कि मैं आप लोगों को चेक कर रहा हूँ या मुझे आता नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब अगर मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो अगर आपको नहीं पता, आप लोग एक बार अगर उसे गूगल कर लेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया वहाँ पे जा के देख लेंगे, या फिर अपना नोट्स ओपन करके देख लेंगे, तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगे। और कभी कभी होता है कि जो चीज़ें हम लोग थोड़ी सर्च करके देखते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और डाटा हमको मिलते हैं, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप लोग अगर कुछ बोला जाए कि इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको पता है क्या, तो उसको बताइए आप लोग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर अध्यक्ष देखेंगे तो कौन है, अमित शाह। अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर, ठीक। तो ये तो हो गया होम मिनिस्टर। ये टोटल हम लोगों ने देख लिया लोकल गवर्नमेंट के बारे में। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो SC ST से रिलेटेड मामलों को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखेंगे। इसमें जो एक एक फैक्ट हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने उन्हीं चीज़ों को इसमें शामिल भी किया है। इससे ज़्यादा जैसे इसमें कुछ एम लक्ष्मीकांत में कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन किया है, तो ये सब चीज़ें जो PYQ के थ्रू जैसे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये यहाँ पे आया है, तो वहाँ से मैंने उसको शामिल किया। तो ये आप लोगों का एक ओवरऑल जो भी है 25-30 मिनट का वीडियो, आप लोग इसको एक बार देखिए। इसके साथ में जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता चलता हूँ, तो उसको नोट डाउन करते रहिए। तो ये सब चीज़ें आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद आप लोगों का काम है सेम, इसको प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं, कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको 1-2 घंटे में रिप्लाई दे दूं। वैसे तो अभी तो मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई दे देता हूं। तो आप लोग जो है कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। बाकी वीडियो अच्छी लगे, वही ना कहने वाली बात, लोगों तक जितना भी ज़्यादा हो सके नॉलेज को स्प्रेड करता रहना चाहिए। कभी कभी होता है कि जैसे अभी ये स्टार्टिंग है, तो मुझे पता है कि ये एक लेक्चर बनाने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नीडी हैं जो यूट्यूब पे, जैसे मैं भी आज के 3 साल पहले मैं भी ऐसे सर्च करता था कि पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट मास्टर वीडियोज, फिर 4-5 जगह जाता था कि कोई 2 लाइन पढ़ा के, कोई 2-4 स्लाइड ऐसे 2-4 फैक्ट पढ़ा के फिर वहाँ से हट जा रहा है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे के वीडियो बने हैं, लेकिन जो उसका अगर क्रक्स अगर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ें हो ही नहीं रही है। तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट का क्या पेन है, क्या चीज़ें यूट्यूब पर हैं क्या नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है एक ही वीडियो में आपके लिए ऐसा कंटेंट देना, उसको जैसे मैंने अपने माइंड में रखा है, कुछ मेमोरी हैक्स, कुछ मेमोरी ट्रिक्स के थ्रू, तो जिससे आप लोग भी उसको माइंड में रख सकें। इसलिए जो भी नीडी हैं आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, उनके पास पहुंचाते रहिए। तो इतनी ही बस रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको अच्छा लगे करिए। सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, पढ़ाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके पहले पंचायती राज का स्क्रीनशॉट मैंने लास्ट में मैंने बोलना ही था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। किस्मत इतना सही था कि लास्ट के 1 मिनट 2 मिनट ही कटा, ठीक है। जैसे वही स्क्रीनशॉट बोल के जा रहा था तभी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। जाके देखा, मुझे लगा कि फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर में वीडियो आ गया था। तो पंचायती राज वाले चैप्टर का स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है।